एमए उत्तरार्ध हिंदी के समस्त मेरे प्रिय विद्यार्थियों, पिछले व्याख्यान में हमने रचना के जो प्रकार हैं उनके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की। पूर्ण वाक्यात्मक, अपूर्ण वाक्यात्मक पर हम चर्चा कर चुके हैं। आज के व्याख्यान में हम तीसरे प्रकार पर यहाँ चर्चा करेंगे और वह है अंतःकेंद्रिक रचना। ये रचना दो प्रकार की होती है, पहली समवर्गी और दूसरी है आश्रित वर्गी। यहाँ रचना के जो प्रकार हैं तीन प्रकार हैं, पूर्ण वाक्यात्मक, अपूर्ण वाक्यात्मक और अंतःकेंद्रिक रचना। इस अंतःकेंद्रिक रचना के भी दो प्रकार यहाँ हम मानेंगे, पहला है समवर्गी और दूसरा है आश्रित वर्गी। समवर्गी में जैसे राम और मोहन, एक उदाहरण हम लेते हैं। दूसरा आश्रित वर्गी, जैसे अच्छा लड़का। आश्रित वर्गी में एक या कुछ शब्द मुख्य, जिन्हें हम क्या कहते हैं, हेड होते हैं तथा शेष उसके आश्रित होते हैं। अच्छा लड़का, बहुत तेज, खूब चलता है, में अच्छा, बहुत और खूब, ये आश्रित है। रचना बहिष्केंद्रित, अंतःकेंद्रिक, दो रूप इसके होंगे। फिर अंतःकेंद्रिक के भी समवर्गी और आश्रित वर्गी रूप होंगे। फिर आश्रित वर्गी के भी दो रूप होंगे, मुख्य और आश्रित। और फिर आश्रित के भी यहाँ दो रूप मानेंगे हम, मुख्य और आश्रित। अब हम निकटस्थ अवयवों के बारे में बातचीत करते हैं। वाक्य में प्रयुक्त पद अथवा रूप, जिन्हें हम सामान्यतः किसके नाम से जानते हैं, शब्दों के नाम से, अथवा अलग लिखे जाने वाले रूपों जैसे टू, ने, की। टू, ने और की, ये अलग अलग शब्द हैं, तीनों ही शब्द अलग अलग थे। यहां उस वाक्य के क्या होते हैं, अवयव होते हैं। जैसे शरीर हमारे अवयवों से बना होता है, उसी प्रकार वाक्य भी पदों या शब्दों से बना हुआ होता है। उदाहरण के लिए, लड़का पढ़ रहा है, वाक्य में चार अवयव माने जाएंगे। लड़का पढ़ रहा है। इस प्रकार वाक्य का कोई भी अंश, जिसको हम क्या कहते हैं, वाक्यांश कहते हैं, जिन पदों से बना होता है वे उसके वाक्यांश अथवा अवयव होते हैं। जैसे इमारत की चौथी मंजिल का दक्षिणी हिस्सा आज गिर गया। इमारत की चौथी मंजिल का दक्षिणी हिस्सा आज गिर गया। इसमें इमारत की चौथी मंजिल का दक्षिणी हिस्सा एक वाक्यांश है, जिसके 7 अवयव माने गए हैं। और वो 7 अवयव कौन से हम इसमें यहाँ मानेंगे, इमारत की चौथी मंजिल का दक्षिणी हिस्सा, ये 7 यहाँ इसके हम अवयव मानते हैं। अब प्रिय विद्यार्थियों, हम बात कर रहे हैं कि जो पद या अवयव एक दूसरे के निकट होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, निकटस्थ अवयव कहा जाता है। यह निकटता स्थान की न होकर और किसकी होती है, संरचना की होती है। अंग्रेजी का हम एक वाक्य यहां पर लेंगे, इज ही गोइंग। इसमें 3 अवयव हैं। इज ही के निकट देखने में है, किंतु वह वास्तविक रूप में ही की तुलना में गोइंग के अधिक निकट है। इस वाक्य में इज और गोइंग निकटस्थ अवयव है और फिर ये दोनों मिलकर ही के निकटस्थ हैं। निकटस्थ अवयव के आधार पर ही किसी वाक्य या वाक्यांश का अर्थ स्पष्ट होता है। अंग्रेजी का ही यहाँ हम दूसरा वाक्य लेकर देखते हैं।
द लास्ट किंग ऑफ दैट कंट्री वाज किल्ड। द लास्ट किंग ऑफ दैट कंट्री वाज किल्ड। इसमें कंट्री और वाज देखने में क्या है, पास पास है, किंतु ये निकटस्थ अवयव नहीं है। पास पास होने का मतलब ये नहीं है कि वो निकटस्थ अवयव है। निकटस्थ अवयव की दृष्टि से इस वाक्य का विश्लेषण इस तरह से होगा, द लास्ट किंग ऑफ द दैट कंट्री वाज किल्ड। हम यहां हिंदी का एक वाक्य लेकर देखते हैं, जैसे रामू का नौकर घर भाग गया। तो रामू का अलग है, नौकर अलग है, घर अलग है, भाग गया, ये सब अलग अलग है। और निकटस्थ कौन कौन किस किस के हैं? रामू का नौकर ये निकट है, घर भाग गया ये आपस में निकट है। इसलिए निकटस्थ अवयव के विश्लेषण के आधार पर ही किसी वाक्य अथवा रचना का ठीक अर्थ हम जान सकते हैं। और ये एक ऐसी रचना का उदाहरण फिर से हम यहाँ पर ले रहे हैं, सुंदर फूल और फूलों से भरा उपवन। इसके निकटस्थ अवयव की दृष्टि से हम दो विश्लेषण कर सकते हैं और वो दोनों के ही अनुसार अर्थ में अंतर आ जाएगा। जैसे सुंदर फूल और फलों से भरा उपवन, पहला तो हम क्या ले रहे थे, सुंदर फूल और फूलों से भरा उपवन, और दूसरा उदाहरण हम क्या लेंगे, सुंदर फूल और फूलों से भरा उपवन। तो दोनों के अर्थ में क्या आ जाएगा, पर्याप्त अंतर आ जाएगा। सुंदर फूल और फलों से भरा उपवन ये आपस में एक दूसरे के निकटस्थ अवयव हैं, और सुंदर शब्द केवल फूल का विश्लेषण है, किंतु सुंदर फूल और फूलों से भरा उपवन, यहाँ सुंदर शब्द फूल और फलों दोनों का ही क्या है, विश्लेषण है। इसलिए मुहावरेदार और अमुहावरेदार प्रयोगों में भी इसका अंतर जरूर मिलता है। जैसे उदाहरण ले हम, राम रोटी खा रहा है, और दूसरा उदाहरण कौन सा ले, मेरा सर चक्कर खा रहा है। राम तो रोटी खा रहा है और यहाँ मेरा सर चक्कर खा रहा है। पहले वाक्य में रोटी खा का निकटस्थ है, यानी रोटी खा रहा है, रोटी खाने की चीज है इसलिए वो रोटी खा रहा है। और राम रोटी खा रहा है, इसमें निकटस्थ अवयव है एक दूसरे के, और इसका अर्थ भी यहाँ स्पष्ट हो रहा है। जबकि दूसरे वाक्य में चक्कर खा का निकटस्थ है, मेरा सर चक्कर खा रहा है, तो चक्कर किसका निकटस्थ माना जाएगा, खा का। और फिर दोनों मिलकर रहा है कि भी क्या है, निकटस्थ है, यानी मेरा सर चक्कर खा रहा है। दूसरा उदाहरण हम इसका यहां पर लेंगे, जाओ मत बैठो तथा जाओ मत बैठो में भी यह अंतर स्पष्ट है। जाओ मत बैठो यानी जाओ, यहां से जाओ, यहां मत बैठो। और दूसरा जाओ मत बैठो यानी बैठो मत जाओ। जाओ मत बैठो यानी आप यहां से जाइए मत, यहां बैठिए। और दूसरे का अर्थ क्या है, जाओ मत बैठो यानी आप यहां मत बैठो, यहां से जाओ। तो दोनों ही अर्थ है, यानी रोको मत, जाने दो, दोनों अर्थ निकलते हैं उसके। इसी तरह से निकटस्थ अवयव तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है अविच्छिन्न, जैसे राम का बेटा घर गया, और दूसरा है विच्छिन्न, धीरे धीरे में भी चल लेता है। और तीसरा है समकालिक, यानी अनुमान समकालिक नीय है, क्योंकि यह साथ साथ चलता है। जैसे राम गया जैसा कि नाम से स्पष्ट है, पहले में नीय अविच्छिन्न रूप से आते हैं निकटस्थ अवयव, नीय का यहां मेरा तात्पर्य है निकटस्थ अवयव, और दूसरे में उनके बीच निकटस्थ अवयव, जैसे यहां ही या में भी आ जाता है। जैसे मूल वाक्य रूपांतरित वाक्य माने गए हैं। जैसे मोहन गया, ये साधारण वाक्य माना जाएगा, और क्या राम गया प्रश्नबोधक वाक्य माना जाएगा, क्या लग गया, इसलिए प्रश्नबोधक वाक्य हम इसे कहेंगे। पहला तो मूल वाक्य है, मोहन गया ये मूल वाक्य है, और दूसरा उसी में रूपांतरित करके क्या जोड़ करके बनाया गया प्रश्नबोधक वाक्य है, उसमें क्या जुड़ गया इसलिए वो प्रश्नबोधक वाक्य हो गया। अब राम जाता है ये एक साधारण वाक्य है जिसमें राम नहीं जाता, यदि हम इसको जोड़ देते हैं तो ये कौन सा वाक्य माना जाएगा, निषेध बोधक वाक्य, यानी उसमें नहीं आ गया इसलिए वो निषेध है, मना, यानी वो नहीं जा रहा है। यहां भी पहला मूल वाक्य है तथा दूसरा उसी में रूपांतरित करके
रूपांतर करके नहीं जोड़कर तथा है निकाल कर बनाया गया निषेध बोधक वाक्य माना जाएगा। बढ़ई लकड़ी काट रहा है, ये कृत वाक्य है। बढ़ई क्या काम कर रहा है? लकड़ी को काटने का काम कर रहा है। और दूसरा, बढ़ई द्वारा लकड़ी काटी जा रही है, ये क्रम वाच्य है, क्रम वाच्य वाक्य माना जाएगा। यहां भी पहला वाक्य मूल है तथा दूसरा रूपांतरित वाक्य है। यहां रूपांतरण के लिए द्वारा तथा जा जोड़े गए हैं तथा काट को काटी तथा रहा को रही रूप में परिवर्तित किया गया है। इस तरह रूपांतर करके बनाए गए वाक्य रूपांतरित वाक्य कहलाते हैं। और ये रूपांतरित वाक्य जिन मूल वाक्यों से बनाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? मूल वाक्य कहते हैं। रूपांतरण में मुख्यतः 3 बातें आती है, और वो कौन कौन सी हैं? जोड़ना, निकालना तथा परिवर्तित करना। संक्षेप में जो वाक्य अपने मूल रूप में अरूपांतरित होते हैं उन्हें हम मूल वाक्य कहते हैं। ये वाक्य साधारण भी हो सकते हैं, अप्रश्न बोधक भी हो सकते हैं, अनिषेध बोधक भी हो सकते हैं, कृतवाच्य भी हो सकते हैं, कृतवाच्य वाक्य भी ये हो सकते हैं। इसके विपरीत जो वाक्य मूल वाक्य के आधार पर रूपांतरित करके बनाए जाते हैं उन्हें रूपांतरित वाक्य कहते हैं या रूपांतर वाक्य कहते हैं। और ये वाक्य मिश्र होते हैं, मिले हुए होते हैं, संयुक्त होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, प्रश्न बोधक हो सकते हैं, निषेध बोधक हो सकते हैं, क्रमवाच्य, भाववाच्य आदि भी हो सकते हैं। हिंदी में मूल वाक्य मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। पहला है योजी क्रिया युक्त। योजी क्रिया युक्त का यहां मतलब क्या है? ईश्वर है, कल सर्दी थी, दशरथ राजा थे, घड़ी अच्छी है। और दूसरा आकर्षक क्रिया युक्त, यानी घोड़ा दौड़ता है। सक्रमक क्रिया युक्त, राम ने फल खरीदे, मोहन ने विनोद को पुस्तक दी। और चौथा इसका रूप है अप्रत्यक्ष क्रिया युक्त, मुझे यह पसंद है, राम को प्यास लगी है। पांचवा है वाच्यता बोधक क्रिया युक्त, राजीव को जाना है या राजीव को जाना पड़ा। छठा है औचित्य बोधक क्रिया युक्त, शीला को पढ़ना चाहिए। रूपांतरित वाक्य कभी तो एक ही मूल वाक्य में रूपांतर करके बनाए जाते हैं और कभी एकाधिक मूल वाक्यों से जोड़कर बनाए जाते हैं। लड़का दौड़ रहा था, लड़का गिर गया, दौड़ने वाला लड़का गिर गया या जो लड़का दौड़ रहा था वो गिर गया। मोहन गया था, श्याम नहीं आया, मोहन गया था किंतु श्याम नहीं आया। यहां मूल वाक्य को आधारभूत या बीज वाक्य भी कहा जाता है तथा रूपांतरित वाक्य को बीजेतर वाक्य भी कहते हैं। ये सामान्य दृष्टि से मूल और रूपांतरित वाक्यों पर विचार किया गया। अब यामस्की आदि प्रश्न एवं निषेध वाक्य को भी मूल मानते हैं। यामस्की जो है वो आदि प्रश्न एवं निषेध वाक्यों को भी क्या मानते हैं? मूल मानते हैं। तथा रूपांतरण 2 प्रकार का वो मानते हैं। इसके लिए इसका अध्याय का अंतिम भाग हमें देखना होगा, यानी आंतरिक संरचना, बाह्य संरचना। जिस प्रकार वाक्य या वाक्यांश का प्रयोग हम बोलने या लिखने में करते हैं वह बाह्य रचना है, और इसके विपरीत यह बाह्य संरचना मानव मन में स्थित जिस संरचना या जिन संरचनाओं से बनी होती है वो क्या है? आंतरिक संरचना है। अब आधुनिक भाषा विज्ञान में आंतरिक संरचना को अंतर्निहित स्वरूप कहते हैं, क्योंकि उसी अर्थ में यह संरचना नहीं है जिस अर्थ में बाह्य संरचना होती है।
बाह्य संरचना तथा आंतरिक संरचना में बहुत स्पष्ट अंतर होता है। आंतरिक संरचना वक्ता के मन में होती है और बाह्य संरचना ध्वनियों या लिपि के माध्यम से हमारे सामने होती है। इसलिए पहली की सत्ता मात्र मानसिक है किंतु दूसरी की भौतिक है। को पहली में आर्थिक और व्याकरणिक घटक अपने अमूर्त रूप में होते हैं, जबकि दूसरी में वे मूर्त रूप लेकर एक रचना के रूप में हमारे सामने आ जाते हैं। जैसे आंतरिक संरचना का हम उदाहरण लेंगे यहां पर, लड़का खाना खा और अपूर्ण पक्ष हो वर्तमान, बाह्य संरचना लड़का खाना और खाता है, लड़का खाना खाता है, ये इसका बाह्य स्वरूप है। यहां यह संकल्प है कि आंतरिक संरचना में मजबूरी से शब्दों और व्याकरणिक घटकों का उल्लेख है, किंतु तत्वतः इस स्तर पर ये मात्र भाव होते हैं। इसलिए प्रजनक अर्थ विज्ञानवेता इन्हें मूर्त रूप वाली बाह्य रचना से अलगाने के लिए हमेशा अंग्रेजी के बड़े अक्षरों जिनको हम क्या कहते हैं अंग्रेजी में, कैपिटल लेटर्स से लिखते हैं। इस तरह बाह्य संरचना मूर्त होती है और तो आंतरिक संरचना क्या होती है, अमूर्त होती है। एक और उदाहरण है आंतरिक संरचना का, मां बच्चा उठा पूर्ण, मां रो सातत्य काल, मां बच्चा उठा पूर्ण, बच्चा रो सातत्य काल। बाहरी संरचना में हम इसका क्या अर्थ लेंगे, बाहरी संरचना में ये वाक्य किस तरह से होगा, मां ने रोते हुए बच्चे को उठाया। यहां स्पष्ट है कि इसकी आंतरिक संरचनाएं दो है, इसलिए मां ने रोते हुए बच्चे को उठाया वाक्य के दो अर्थ भी हैं। आंतरिक संरचना तथा बाहरी संरचना में संबंध दिखाने का काम रूपांतरण नियम करते हैं। अब प्रिय विद्यार्थियों, आज के व्याख्यान में बस इतना ही। अब हम अगले व्याख्यान में हम वाक्य रचना में परिवर्तन पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।